Good morning, class 7th. So, students, we are on chapter number 4, the Mughal Empire, and this chapter is related to our history portion. And in this chapter, we have done several topics like the great rulers of Mughal Empire, and in this topic, we have done Zahiruddin Muhammad Babur, we have done Nasiruddin Muhammad Humayun, we have done, and in this class we are going to start a new topic, or we can say our next great ruler, which is Jalaluddin Muhammad Akbar. So let's start with our today's topic. We have done Babur, we have also seen the books of Babur, the interests of Babur, we have done then Humayun. The time period of Humayun has been mainly divided into two parts. This also we have done, and after that we have also done the Sheikh Shah Suri Suri dynasty. We have also done. After that, we are going to start our new topic, our today's topic, that is Akbar. Sorry for the interruption. Now, first of all, let me introduce with your book. So, here's a book, class 7th, and for our today's topic, you have to open page number 35. Sorry, page number 33. So, here you can see, यहाँ से आपके अकबर का पोर्शन, सॉरी, ये वाला जो पेज है, पेज नंबर 33, यहाँ से आपका अकबर का पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा. सो नाउ, अगर हम अकबर की तरफ देखें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार मैं इनका टाइम पीरियड लिख देती हूँ. 1556 से लेकर, अगर हम इनका टाइम, सॉरी से अगर हम बोले, इनका टाइम है 1605. ओके, सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ अकबर. AD 1556. अभी 1556 कहाँ से आता है? जब इनके जो फादर हैं, इनके फादर हुमायूं हैं, ये एक साल ही वापस आके राज कर पाए थे, क्योंकि सूरी डायनेस्टी की ज़रूरत थी. शेख शाह सूरी, उनकी वजह से वो चले गए थे बाहर, उन्हें शरण लेनी पड़ी थी. ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी. आफ्टर 1556 ये 49 ईयर्स तक और रूल करते हैं. तो हमने इनके टाइम पीरियड से एक पॉइंट और डिस्कस कर सकते हैं कि न तो इनके फादर, न तो इनके ग्रैंडफादर ने इतना टाइम तक रूल किया जितना अकबर ने रूल किया. अकबर को ग्रेटेस्ट रूलर इन मुगल डायनेस्टी भी कहा जाता है, इन अ पॉजिटिव वे. Now, first of all, let's start with today's topic. Akbar was only 13 years old when he has ascended the throne. So बहुत छोटे थे जब उन्हें गद्दी पे बैठना पड़ा, क्योंकि उनके फादर की डेथ हो जाती है. तो यहाँ पर एक रीजन, मतलब एक पेरेंटल फोर्स या फोकस होता है उनका. बैरम खान को अपॉइंट किया जाता है एज हिज रेजेंट. मतलब अब वो किन के अंडर में काम करेंगे? वो काम करेंगे बैरम खान के अंडर में, एज अ पेरेंटल कंट्रोल अगर हम इसे बोल सकते हैं. तो अतिशयोक्ति नहीं होगी. नाउ, टेकिंग एडवांटेज ऑफ अकबर्स यंग एज, हेमचंद्र, इन्हें हेमू भी बोला जाता है, और ट्रस्टेड मिनिस्टर ऑफ आदिल शाह ऑक्यूपाइड आगरा एंड मूव्ड टुवर्ड्स दिल्ली. अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मार्च टुवर्ड्स दिल्ली, यहाँ पर मार्च आएगा. तो छोटे हैं ये, पेरेंट या पेरेंटल शेल में बड़े हो रहे हैं, और पेरेंटल शेल में इन्हें बड़ा कौन कर रहा है? बैरम खान है. क्योंकि इनके फादर की डेथ हो चुकी है, हुमायूं की डेथ हो चुकी है. सो इनकी छोटी एज देखकर और एक मौका देखकर हेमचंद्र जो हैं, जो कि एक ट्रस्टेड मिनिस्टर थे आदिल शाह के, उन्होंने सोचा कि क्यों ना इंडिया पे आए और इंडिया के अदर टेरिटरीज को अपने अंडर करके जो अकबर है ना, उन्हें भी उनकी गद्दी से हटा दिया जाए. तो ये उन्होंने सोच लिया था. अब क्या होता है, वो क्या करते हैं, वो आगरा और आगरा को अपने अंडर में ले लेते. तो आगरा एट दैट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी मुगल डायनेस्टी के अंदर. अब वो आगरा को ऑक्यूपाई कर लेने के बाद कहाँ जाते हैं? वो दिल्ली की तरफ कूच करते हैं. अब क्या होता है, इनकी जगह को, इनके एरियाज़ को बचाने के लिए जो बैरम खान है, जो इनके पेरेंट थे एट दैट टाइम, बैरम खान ऑल्सो मार्च टूवर्ड्स दिल्ली, वो भी मार्च करते हैं. और उस टाइम पर ये दो आर्मी, कौन सी? मुगल आर्मी और हेमू की आर्मी, दोनों आमने सामने होती हैं. एंड सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड इनके ग्रैंडफादर जिनका नाम है बाबर, उनके बीच में लड़ा गया था. सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन दीज टू आर्मी, मुगल आर्मी एंड हेमू या हेमचंद्र जिसे हम बोल सकते हैं. सो द टाइम इज
5 नवंबर 5 1556 को सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा जाता है। अब देखिए सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, बैरम खान डिफीटेड हेमू। अब हम बोले जीत किसकी हुई है, मुगल डायनेस्टी की हुई है। किसने हराया है, बैरम खान ने हेमचंद्र या हेमू को हरा देते। फिर भी हम यहाँ बोलेंगे अकबर की डायनेस्टी के अंदर हेमचंद को हरा दिया जाता है। और क्या होता है, हेमू ब्रॉट एज कैप्टिव बिफोर अकबर एंड एग्जीक्यूटेड अकबर। फिर उसके बाद दिल्ली, आगरा, पंजाब, जौनपुर, अजमेर, इन सभी एरियाज को अपने अंडर में ले लेते हैं। तो एक बार मैं ये लाइन को ज़रूर रिपीट करना चाहूँगी। हेमू वॉज ब्रॉट as captive before Akbar and executed. बैरम खान as his regent helped. बैरम खान उन्हें ये सारी जो जगह है ना, दिल्ली हो गई, आगरा हो गई, पंजाब हो गई, जौनपुर हो गई एंड ग्वालियर हो गए, इन सभी एरियाज़ को अपने अंडर करने में कौन हेल्प कर रहे हैं अकबर की, बैरम खान हेल्प कर रहे हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था बैरम खान ने जब अकबर छोटे थे उनके टाइम पीरियड के अंदर ना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है इसमें आपको हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं अकबर्स कॉन्क्वेस्ट, मतलब अकबर ने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी थी। अगर हम इस पॉइंट की तरफ आते हैं यहाँ पर आपको फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं कि AD 1560 अकबर 18 years old and wished rule independently. Now what happened in these टाइम्स, या फिर इस समय में ऐसा क्या हो गया कि अकबर अब इंडिपेंडेंटली रूल करना चाहते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो हमारा जो भी सारी हमारी नीड्स होती हैं वो हमारे पेरेंट्स पूरी कर देते हैं। वो हमारे बिना जाने हमारी नीड्स को या फिर हमारी जो भी इच्छाएं हैं उनको पता लगा लेते हैं और उनकी पूर्ति हो जाती है। पर जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमें क्या चाहिए, थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंस चाहिए, थोड़ी बहुत प्राइवेसी चाहिए। तो वही बात यहाँ पर भी लागू हो रही है। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, जब छोटे थे तब पैरेंटल कंट्रोल किसका था, बैरम खान का था। पर जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं अब वो चाहते हैं कि अब मैं खुद अपने हिसाब से डिसीजन लूँ और इंडिपेंडेंटली लूँ। तो ये सारी अकबर की विशेष थी एट दैट टाइम पीरियड। उसके बाद क्या होता है, अब वो अपना इंडिपेंडेंट फील करने के साथ साथ वो अपनी फॉर्मली अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते थे। उन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया, जिसके लिए उन्होंने दो मेथड्स को अडॉप्ट किया। पहला है डायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट एंड दूसरा है मैरिज अलाइंसेस। डायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट मतलब वहाँ पे वॉर किया और फिर उसके बाद वो एरिया उनके अंडर हो गए। मैरिज अलाइंसेस मतलब कि किसी एरिया की जो राजकुमारी है उनसे शादी कर ली है और अब वहाँ से जो कॉन्क्वेस्ट है वो तो एक तरीके से बंदी हो जाएगा। तो ये दो तरीके उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनाए थे। अब देखिए कुछ नीचे हमारी वॉर्स हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम बढ़ेंगे हमारी मैरिज अलाइंसेस की तरफ ना। 1561 में अदम खान डिफीट करते हैं बाज बहादुर को, जो कि रूलर ऑफ मालवा थे, एंड फिर ये मुगल एम्पायर के अंडर में आ जाता है। उसके बाद 1564 में अकबर गोंडवाना पे अटैक करते हैं और ये भी इनके अंडर में आ जाता है। उसके बाद जो अकबर है ना सप्रेस करते दबाते हैं रिवोल्ट को, जो कि उनके भाइयों के द्वारा ही किया जाता है। वही बात जो कि हम लोगों ने हुमायूं में भी देखी थी, उनके भाइयों ने भी उन्हें परेशान किया था। जो कांटे वाली गद्दी थी जिसमें कांटे नहीं थे बट प्रॉब्लम्स थी, वही यहाँ पर भी है। तो उन्होंने अपने जो भाई थे उनकी भी जो रिवोल्ट है उसको भी सप्रेस किया था। धीरे धीरे उन्होंने सिसोदिया को कैपिटल बनाया, कॉन्कर्ड सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़, इस एरिया को अपने अंडर में लिया। 1568 में उन्होंने राणा उदय सिंह को, जो कि हमारे महाराणा प्रताप के जो फादर हैं, उन्हें हराते हैं वो, और 1569 में जो रणथंभौर है उसको सीज कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें उन्होंने उनकी ये मेजर कॉन्क्वेस्ट हैं जहाँ पर वो गए, उन्होंने वॉर किया और उसके बाद वो मेजर एरियाज उनके अंडर में आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि मैरिज अलाइंसेस क्या था, ये जो पॉइंट था ना वो है क्या। इन 1762 राजा ऑफ आमेर
अम्बेर लिखा है आपकी बुक के अंदर, दैट्स वाई। तो मैरिड हिज ओल्डेस्ट डॉटर जोधाबाई, जो कि बहुत फेमस हमारी एक स्टोरी ही बन जाती है। जोधा अकबर वाले, जोधा अकबर पे तो सीरियल्स भी बने हैं एंड मूवीज भी बनी है। तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं, 1562 में आमेर की राजकुमारी जोधाबाई से अकबर की शादी हो जाती है। द राजा हिज सन भगवान दास, राजा की बात यहाँ हो रही है, मतलब जो आमेर के जो राजा थे उनके बेटे भगवान दास एंड उनके पोते मान सिंह, इंपॉर्टेंट पोजीशन है मान सिंह की इन अकबर्स आर्मी। सीनियर पोजीशन उन्हें दे दी जाती है अकबर्स आर्मी के अंदर, किस किस को, राजा, उनके बेटे और उनके पोते को। उसके बाद क्या होता है, पर जो अदर राजपूत्स होते हैं ना, उन्हें ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती है। सबसे पहली बात कि जो राजपूत्स थे ना, वो अपनी आन बान शान के लिए कुछ भी कर सकते थे या कुछ भी कर सकते हैं। अभी भी राजपूतों की जो हम लेगेसी बोले ना, वो बहुत ज़्यादा ऊपर है, उसको कोई टच भी नहीं कर सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ बात कर रहे हैं तब भी और अब भी शान के लिए वो अपनी जान देना ज़्यादा एक्सेप्ट करते थे। तो यहाँ पर जब उन्होंने देखा कि अकबर एक मुस्लिम रूलर है, उसकी शादी हमारे कम्युनिटी के एक राजा ने करा दी, तो इस वजह से अकबर की सिजैनिटी की वजह से बहुत सारे लोग खुश नहीं थे। उसके बाद क्या होता है, राणा प्रताप, महाराणा प्रताप मेवाड़ के जो राजा थे, अकबर से उनकी एक लड़ाई होती है, कॉन्कर्ड रणथंभौर, गुजरात एंड कालिंजर, एक बहुत ही फेमस लड़ाई जिसे हम हल्दी घाटी का वॉर कहते हैं, हल्दी घाटी की लड़ाई कहते हैं। यहाँ पर अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ाई हुई थी। मैं राणा प्रताप नहीं, मैं महाराणा प्रताप ज़रूर बोलना प्रेफर करूँगी। सो बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे रीजंस हैं इसके अंडर में, कि जो महाराणा प्रताप हैं वो हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं, अपनी बहादुरी की वजह से, ऐसा नहीं कि वो बहादुर नहीं थे इस वजह से, बट बहुत सारे रीजन से। एक टाइम पर ऐसा आता है कि वो मान सिंह को बस मारने वाले थे, जो अकबर के सेनापति थे, पर फिर भी कुछ रीजंस की वजह से उनकी हार हो जाती है। अब यहाँ पर उनके जो एरियाज थे वो किसके अंदर आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली अकबर के अंदर आ जाते हैं। टर्न्ड हिज अटेंशन टुवर्ड्स रिच प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, अब इसके बाद अकबर क्या करते हैं, बंगाल की तरफ रुख करते हैं। अनेक्सेड 1564 टू 74 टू 76 कश्मीर को वो अपने अंडर में लेते हैं। 1586 में कांधार और काबुल तक भी पहुंच गए थे एंड फिर उसके बाद सिंध भी 1590 के अंदर आ जाता है। ही वॉज नाउ एबल टू प्रोटेक्ट हिज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड इंक्रीज ट्रेड बिटवीन इंडिया, सेंट्रल एशिया एंड द वेस्ट। अब देखिए, मैंने बोला था इस मैप को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये देखिए इन द येलो कलर, यहाँ पर अकबर का जो टाइम पीरियड है ना, उस टाइम पीरियड पर अकबर के जो प्रोविंसेस थे वो कहाँ तक स्प्रेड आउट थे वो शो किया गया है। तो हम सिर्फ येलो कलर से मतलब रखेंगे। तो हम लोगों ने कांधार देख लिया, सिंध देख लिया, बंगाल प्रोविंस देख लिया एंड राजपूतों की जो लैंड थी वो भी देख ली। तो इतना ज़्यादा उनका एम्पायर एट दैट टाइम स्प्रेड आउट हो चुका था। वेस्टर्न, यहाँ पर बात भी की जा रही है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से अब वो अपनी आर्मी के जरिए प्रोटेक्ट कर सकते थे रेस्ट ऑफ द इंडिया को। ना उसके बाद कौन से कॉन्क्वेस्ट आ रहे हैं, वो आपका लास्ट पॉइंट आता है डेक्कन कॉन्क्वेस्ट या फिर डेक्कन कैंपेन। दक्कन मतलब सदर्न इंडिया की यहाँ पे बात हो रही है। हैवन कंसोलिडेटेड हिज एम्पायर, जैसे जैसे वो अपने एम्पायर को बढ़ा रहे हैं, अकबर ने अपने ऑफिशियल्स नीचे, मतलब अगर हम बात करें सदर्न इंडिया की तरफ भेजे, जहाँ पर उन्होंने अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकुंडा को अपने अंडर कर लिया। पर ज़रूरी नहीं है हर एक पर्सन उनकी बात से सहमत होगी, आइए हम थाली में आपको अपना राज्य देते हैं, ऐसा कोई नहीं करता है। बहुत सारों ने वॉर्स की थी बट जो लोग थे वो हार जाते थे। वहीं पर एक फेमस नाम आता है चांद बीबी का, जो कि क्वीन थी अहमदनगर की। यहाँ पर अहमदनगर नाम आया ना, उन्होंने कड़ी टक्कर दी, यहाँ नाम भी आ रहा है, शी गेव इन आफ्टर अ ब्रेव रेजिस्टेंस, एक बहुत कड़ी टक्कर दी थी उन्होंने अकबर के साम्राज्य को, अकबर की आर्मी को एंड पार्ट्स ऑफ अहमदनगर वर अनेक्स्ड इन AD 1596 बेरार। पर फिर भी जो इतनी बड़ी आर्मी के सामने वो टिक नहीं पाए और फिर ये भी मुगल एम्पायर के अंडर में आ जाता है। 1596 में बेरार एंड इन 1601 में खानदेश, ये महाराष्ट्र के आसपास वाले सेंट्रल इंडिया वाले पार्ट के अंदर आते हैं, ये भी मुगल आर्मी के अंडर में आ जाता है। अकबर्स एम्पायर, अब देखिए अकबर का जो एम्पायर है वो कहाँ कहाँ तक फैला था, हिंदू कुश माउंटेन से लेकर नॉर्थ वेस्ट से लेकर ब्रह्मपुत्र तक, ईस्ट तक,
तक। ये देखिए आप, हम हिंदू कुश माउंटेन की बात करके, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र है वहाँ तक फैला हुआ था। ये है ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, फ्रॉम हिमालयाज इन द नॉर्थ, गोदावरी इन द साउथ। ओके, हिमालयाज ये रहे हमारे हिमालयाज, यहाँ से फैलकर गोदावरी रिवर जो कि सदर्न इंडिया में सिचुएटेड है वहाँ तक ये स्ट्रेच था अकबर का एम्पायर। अब क्या होता है अंतिम दिनों में, जब आपके अंतिम दिन कौन से बोलेंगे हम, 1605 वाले ईयर्स बोलेंगे, पर अंतिम दिनों में क्या होता है, लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रीजन यहाँ पर आएगा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, रीजन नहीं आएगा यहाँ पर, रीजन आएगा, मतलब उनकी एरिया के अंदर वॉज विटनेसेस रिबेलियन, मतलब उन्हें अपने घर में ही एक तरीके से विरोध झेलना पड़ा था, रिबेलियन बाय हिज सन एंड सक्सेसर, जो नेक्स्ट राजा बनने वाले थे, प्रिंस सलीम या फिर जिनका नाम है जहांगीर। सो उनकी तरफ से उन्हें बहुत ज़्यादा विद्रोह झेलना पड़ा था, किसे, यहाँ पर हम अकबर की बात कर रहे हैं। सो अभी इस क्लास के अंदर हम लोगों ने अकबर को डिस्कस किया है। आई होप आपको पूरा का पूरा जो अकबर की डिस्क्रिप्शन थी वो समझ में आई होगी। एक बार मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ, अकबर टाइम पीरियड 1556 से लेकर 1605, अराउंड 49 ईयर्स तक उन्होंने रूल किया था। 13 साल के थे, छोटे थे। उसके फादर फैक्टर कौन थे, बैरम खान, वो संभालते हैं। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है, कहाँ पर होता है, कहाँ पर क्या, पानीपत में ही होता है, पर कब होता है, नवंबर 5, 1556। इसमें अकबर की आर्मी एंड जो हेमचंद्र की आर्मी है, या हेमू बोलते हैं, उनकी आर्मी आमने सामने होती है और अकबर की आर्मी जो है जीत जाती है। उसके बाद अकबर को ऐसा लगता है कि हमें फ्रीली मुझे राज करना चाहिए या अपने एम्पायर को एक्सपांड करना चाहिए। तो अपने एम्पायर को एक्सपांड करने के लिए दो तरीके के वो मेथड्स अपनाते हैं, या तो वो डायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट कर लेंगे, डायरेक्ट वो वॉर करने के बाद अपने उस एरिया को अपने अंडर में ले लेंगे, या फिर मैरिज अलाइंसेस कर लेंगे। जैसे जोधा बाई से उन्होंने मैरिज अलायंस किया था, आमेर के जो राजा थे उनकी बड़ी बेटी थी, जिनके जो भाई हैं और उनके जो राजा थे यहाँ पर आमेर के राजा, उनके बेटे और उनके ग्रैंडसन को अकबर क्या देते थे, अपनी आर्मी में इंपॉर्टेंट पोजीशन दे देते हैं। उसके बाद हमने महाराणा प्रताप के साथ उनकी एक वॉर देखी जिसे हल्दी घाटी की वॉर भी कहा जाता है। बहुत ही फेमस अगर हम कहें वॉर थी, देशभक्ति से परिपूर्ण थे महाराणा प्रताप। वो किसी के सामने सर नहीं झुकाते थे। राजपूत सर झुका सकते नहीं है, सर कटा सकते, थोड़ा बहुत उल्टा हो सकता था, मतलब अपनी आन बान शान के लिए वो सर कटा सकते हैं, पर सर झुकाना उन्हें मंजूर नहीं होता था ना। उसके बाद हमने डेक्कन कैंपेन देखा था उनका, कि दक्कन या जो सदर्न इंडिया है उन्होंने भी वहाँ पर कैंपेन किया और बहुत सारे एरियाज को अपने अंडर में लिया था। So I hope you all have understood this topic very well. So that's it for today's class. Thank you.